एक केस स्टडी आपकी परीक्षा में आया है, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में। कम उम्र में बच्चियों के विवाह और उससे जुड़े हुए दहेज प्रथा से संबंधित केस स्टडी है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। आप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक ऐसे जिले में तैनात हैं जो 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह के लिए बदनाम है। एक ऐसा जिला है, मान लीजिए उड़ीसा का या झारखंड या उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य हो सकता है। ये दहेज की प्रथा पूरे देश में अभी भी है, ये एक चुनौती है। तो सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए। आप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक ऐसे जिले में तैनात हैं जो 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह के लिए बदनाम है, और भारत सरकार ने 2 दशक पहले एक अंशदायी योजना शुरू की थी, और उस योजना के तहत सरकार ने माता पिता में से किसी एक के खाते में 7 साल की उम्र की बच्चियों के लिए कुछ राशि का योगदान दिया, कुछ पैसा सहायता राशि के रूप में दिया। लेकिन यह राशि तभी निकाली जा सकती है जब लड़की 18 साल की हो जाए और अविवाहित हो। तो सरकार का उद्देश्य कितना, सरकार की मंशा कितनी अच्छी रही थी कि वो उस इलाके में बालिकाओं के जन्म पर, अभी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी भारत के बहुत सारे ये आपकी ये चीजें देखी जा सकती हैं। तो बालिका के जन्म होते हुए सरकार कुछ पैसा दे रही है, लेकिन ये पैसा तभी निकाल सकते हैं उनके माता पिता जब वो बच्ची 18 साल की हो जाए और अविवाहित हो। तो ये सही मंशा से शुरू की गई योजना गलत डायरेक्शन में जा रही है। कैसे जा रही है? एक नया पैटर्न शुरू हो गया वहां पे कि 18 साल की उम्र होते होते सभी लड़कियों की शादी हो जाती है, और दहेज की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि सामुदायिक जो रीत रिवाज हैं उसके तहत लड़की की शादी में माता पिता को पैसा देना पड़ता है दहेज के रूप में। और इसके अलावा एक और समस्या आपको सामने देखने को मिल रही है, वो ये कि सरकार ने तो पैसा दिया था कि बच्ची जब बड़ी होगी तो उसके हायर एजुकेशन में माता पिता पैसा लगाएंगे, लेकिन माता पिता उस पैसा को बचा लेते हैं और फिर दहेज के रूप में उसका भुगतान करते हैं। आप चूंकि उस जिले के आईएएस ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो समस्या को निपटाने की रणनीति आपकी क्या होगी और आप किस तरह के नेतृत्व का परिचय देंगे, क्योंकि आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो पीसीएस ऑफिसर हैं, वो आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। उनको चुनौतियां पता है, और इस चुनौती से निपटने के लिए आप क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। और जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन इसके इस केस स्टडी के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उन कारकों की पहचान करें जिसके कारण ऐसे परिणाम सामने आए हैं। मतलब कौन से परिणाम? बच्चों की शादी हो जा रही है और उस पैसे को दहेज में दिया जा रहा है। न केवल दहेज में दिया जा रहा है, बल्कि दहेज की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ये एक बड़ी चुनौती सामने आई है। इस स्थिति के कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति तैयार करिए। 2 क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए एक बार और थोड़ा सा समझाता हूं इस क्वेश्चन को मैं आपको। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किसी जिले में, और वो वहां पर कम उम्र की बच्चियों का विवाह की प्रवृत्ति आप वहां पे देख रहे हैं। सरकार ने 20 साल पहले एक अंशदायी योजना शुरू की थी, और जिसके तहत माता पिता के किसी एक के खाते में 0 से 7 साल की उम्र के पहले बालिकाओं के लिए एक सहायता राशि सरकार ने दिया। लेकिन ये राशि तभी निकाली जा सकती है जब बच्ची 18 साल की हो जाए और अविवाहित हो। बच्ची 18 साल की हो जाए और अविवाहित हो। लेकिन एक नया पैटर्न सामने आ गया। सामने ये आ गया कि 18 साल की उम्र होते होते सभी लड़कियों की शादी हो जा रही है, और फिर दहेज की घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई।
और इसलिए शुरू हो गई क्योंकि वहां का जो सामुदायिक रीति रिवाज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 18 साल के बाद जब बच्ची की शादी होगी तो दहेज का भुगतान करना पड़ेगा। अब फिर क्या हुआ, माता पिता बच्चियों की शिक्षा में निवेश करने के बजाय योजना से मिले हुए पैसे को बचाने लगे हैं। और दहेज की मांग में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। तो फिर आपको उन कारकों की पहचान करना है जिसके कारण ऐसे परिणाम आए हैं, और फिर एक रणनीति तैयार करनी है। ये दो हिस्से हैं आपके क्वेश्चन के। आपका अप्रोच क्या होगा? देखिए, अच्छा होगा कि आप अप्रोच लिखें अपनी परीक्षा में कि इस सवाल को हल करने के लिए मैं ये तीन अप्रोच अपनाऊंगा। पहला क्या है, मामले के तथ्यों, इसमें शामिल स्टेक होल्डर और उससे जुड़ी व्यापक तस्वीर का संक्षेप में परिचय देंगे। दूसरा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच का जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, जो सवाल का भाग क है, पहला हिस्सा है, उसकी स्थिति के पीछे के कारणों को सूचीबद्ध करेंगे। सवाल का पहला हिस्सा क्या है, उन कारकों की पहचान करें जिनके कारण ऐसे परिणाम सामने आए हैं। ये, और दूसरा क्या है, स्थिति के कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको एक रणनीति तैयार करनी है। भाग ख, तो पहले सारे पहलुओं को सूचीबद्ध करेंगे, उनको लिस्ट बनाएंगे और फिर रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, आइए आगे देखते हैं। इस केस स्टडी से क्या पता चलता है कि अच्छे उद्देश्य के लिए जो बनाई गई एक सुविचारित योजना है वो एक अनपेक्षित परिणाम दे सकती है। सरकार ने कितनी अच्छी मंशा से महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर, सोशल रिफॉर्म्स को में रखकर एक योजना बनाई, लेकिन वो योजना बैकफायर कर गई। लोग उसका फायदा उठाने लगे और न बाल विवाह पर अंकुश लगाया जा सका। बाल विवाह के लिए ही ये प्रथा लगाई गई थी कि कम उम्र में बच्चियों की शादी ना हो, लेकिन जैसे 18 साल पूरा हुआ शादी कर देना है। दहेज की मांग बढ़ने लगी क्योंकि सबको पता है कि सरकार पैसा दे रही है और वो गरीब समुदाय है, वो निचले स्तर का समुदाय है। तो बालिका विवाह पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन इस योजना को बनाते समय सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। जब समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, बिना बदलाव के प्रावधान के कैसे ये चीजें बदल सकती हैं। दहेज की मांग, डाउरी सिस्टम, तो अब चूंकि बच्चियों को 18 साल होते ही पैसा मिल जा रहा है तो दहेज की मांग तेज होने लगी। जो समाज का एक जो पुरुष प्रधान समाज है और जहां पर दहेज की प्रवृत्ति एक जो लोभी प्रवृत्ति है, ये समस्या आज भी पूरे देश के बड़े कुछ हिस्सों में है। तो इस कदम ने दहेज की मांग तेज करने में अपनी भूमिका निभाई और बालिकाओं के लिए शिक्षा को नजरअंदाज किया जाने लगा। ये पूरा लिखेंगे अपनी कॉपी में। आंसर का जो पहला पैरा होगा ये सब वही होगा जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो मैंने बताया। अब दूसरा पैरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा पैरा लिखेंगे, यहाँ युवा लड़कियां, उनके माता पिता और सरकार अपने उद्देश्यों में असफल पक्ष के रूप में सामने आते हैं। सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो गई। सरकार का उद्देश्य था कि बाल विवाह को रोका जाए, बालिका सशक्तिकरण किया जाए, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, वो सब कुछ फेल हो गया। युवा लड़कियां, जो बच्चियां बड़ी होकर कुछ करना चाहती थी जीवन में, जिनकी आंखों में सपने थे कुछ करने के लिए, अब समाज पे दबाव, उनके माता पिता पर दबाव की बच्ची बड़ी हो गई। आज भी ढेर सारे परिवार में जैसे बच्ची बड़ी नहीं होती, माता पिता चिंतित हो जाते हैं, विवाह की चिंता। और बड़ी होने क्या, बहुत सारे परिवारों में आप सभी देखते होंगे कि बच्ची पैदा नहीं हुई कि विवाह की समस्या सामने आ जाती है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है हमारे समाज का। तो हालांकि ये केस स्टडी से थोड़ा अलग हटके मैंने बताया, पर उससे जुड़ी हुई बात थी। तो यहाँ पर असफल पक्ष कौन है, युवा लड़कियां, उनके माता पिता और सरकार, ये अपने उद्देश्यों में असफल पक्ष के रूप में सामने आते हैं। और लाभ प्राप्त करने वाले स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन से हैं, भावी पति महोदय, ससुराल वाले, क्योंकि इनको धन दिख रहा है, विवाह होते ही उनको धन मिलेगा। तो ये दूसरे स्टेक होल्डर हो गए। और अगर पूरे समाज को ध्यान में रखकर देखें
तो पूरा समाज नैतिकता के स्तर पर एक हारा हुआ स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने 3 स्टेक होल्डर की बात की, 3 पक्षकारों की बात की। यही चीज आपको अपनी कॉपी में सेकंड पैरा में लिखना है। फर्स्ट जो पहली लाइन है उसमें युवा, बच्चियां, माता पिता और सरकार, ये सब लोग अपने उद्देश्य में फेल हो गए, तो ये असफल पक्ष हुआ। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है? भावी पति और ससुराल वाले, जिनका ध्यान दहेज के धन पर है। और तीसरा पूरा समाज, जिस समाज में बच्चियों को बड़े होते ही उनकी विवाह की चिंता पूरे समाज को होने लगे, जिस समाज में दहेज प्रथा हो, जिस समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए सोचा ना जाता हो, वो पूरा समाज अनैतिक और हारा हुआ समाज माना जाएगा। तो आप ये सेकेंड पैरा ये सारी चीजें लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। फिर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, अब आपका तीसरा पैरा आप लिखेंगे, इस योजना में किताबी उद्देश्य को बरकरार रखा गया। किताबी उद्देश्य क्या था? कि बच्चियों का सशक्तिकरण हो, बच्चियां पढ़ाई लिखाई करें, समाज में नैतिकता हो। लेकिन ये सब इतनी आसानी से हो नहीं जाता है। समाज में बदलाव लाने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर हैं, वहां के जिला अधिकारी हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के उठाए गए इस कदम को कैसे ठीक से लागू करें। बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। लेकिन सरकार ने पैसे की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके पीछे जो भावना है सरकार की, वो समाज अशिक्षित समाज है, समाज को में जागरूकता की कमी है, इसलिए सरकार की भावना लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और मामले से जुड़े हुए तथ्यों को देखते हुए इन परिणाम के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं वो लिखेंगे। पहला कौन सा कारक है? इस समुदाय में इस योजना में दिए गए समुदाय की सोच में अगर बदलाव लाया जाए, तो लाने के लिए क्या कदम उठाया जाए, ऐसा कुछ भी इस योजना में नहीं बताया गया। दूसरा, लड़कियों की शैक्षिक, वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कुछ भी बात नहीं की गई इस योजना से। बिना शैक्षिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण, इन 3 तरह के सशक्तिकरण के बिना आप कैसे पूरे महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं? ये दूसरा कारक जिम्मेदार है इन सारी घटनाओं के लिए। फिर क्या लिखेंगे आप? योजना बनाते समय लड़कियों की शादी की उम्र के प्रति समुदाय की संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर दिया गया। ये एक दूर दराज का इलाका है, और इस दूर दराज के इलाकों में खासकर जो समुदाय हैं, वहां की जो परंपराएं वो कहती हैं कि बच्ची की उम्र अगर 18 या 18 से ज्यादा है तो हमें विवाह करना ही करना है। तो ये बड़ा समाज बहुत संवेदनशील है महिलाओं, बच्चियों के बड़े होते ही उनके विवाह करने के लिए। तो फिर क्या क्या किया जाए? हम उनके सामाजिक परंपराओं को भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आप जिलाधिकारी हैं, आप कन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं पैदा कर सकते। आपको समाज के पूरे तबके को साथ लेके चलना है, सरकार की जो योजना है उसको लागू करना है, और बिना सामाजिक बदलाव के वो योजना लागू नहीं होने वाली है। उसके पीछे भी जो छिपी हुई जो मंशा है, वो उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। चौथा क्या है? दहेज प्रक्रिया को हतोत्साहित करना योजना का हिस्सा नहीं था। जब तक दहेज प्रक्रिया हतोत्साहित नहीं होगी तो लोग तो दहेज मांगेंगे ही, उसके लिए प्रावधान करने पड़ते हैं। और ये इसको हतोत्साहित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, दंड का प्रावधान। बिना दंड के प्रावधान के इस तरह का जो अशिक्षित समाज है, अशिक्षित का मतलब सिर्फ पढ़ लिखना ही शिक्षा नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे परिवारों में भी आप देखिए दहेज को खुल के मांगते हैं कि हम अब ये सारी चीजें लेंगे दहेज के रूप में। डाउरी सिस्टम आज बहुत पढ़े लिखे परिवारों में भी है। तो उस जब तक दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया हतोत्साहित नहीं होगी। तो ये चैलेंज था, दहेज प्रक्रिया को हतोत्साहित करना योजना का हिस्सा नहीं था। और इस योजना में जो ध्यान था केवल विवाह की आयु बढ़ाने पर था। मतलब चूंकि वहां पे बाल विवाह की समस्या थी, तो सरकार ने सोचा कि चलो जब धन देंगे तो 18 साल की उम्र तक जब पैसा देने की बात आई है, तो सारे परिवार के लोग बच्चियों की शादी देर से करेंगे, और इस तरह बाल विवाह पर कंट्रोल करने का हमें मौका मिल जाएगा। लेकिन मुद्दे से निपटने का कोई समग्र दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। ये 5 चीजें आप कॉपी में लिखेंगे।
दूसरे पैरा से जुड़े हुए। अब फिर आप क्या लिखेंगे, चूंकि मैं इस समुदाय का जिला मजिस्ट्रेट हूं, इस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, जिला अधिकारी हूं, तो सरकारी विभागों के साथ साथ गैर सरकारी निकायों को शामिल करते हुए मैं एक सर्वसमावेशी रणनीति अपनाऊंगा। सर्वसमावेशी रणनीति, जो भी मैं स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर, उस समाज के सारे तबके को साथ लूंगा, सरकारी निकायों को साथ लूंगा, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लूंगा, और उसके बाद एक रणनीति बनाऊंगा। क्या रणनीति बनाऊंगा? उस रणनीति में कई पहलू शामिल होंगे, और ये जो समस्या है मैंने पिछले में चर्चा की, पिछले पैरा में चर्चा की, आप ये सब लिखेंगे, उसके ये रास्ते हम अपनाएंगे। क्या करेंगे? पहले दी गई योजना में बदलाव करेंगे, योजना में बदलाव करेंगे। ये जो वित्तीय प्रोत्साहन था बालिकाओं के प्रति रवैया बदलने के साधन के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नियमों के माध्यम से इन प्रोत्साहनों में बदलाव किए जा सकते हैं। ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद उदाहरण के लिए यदि उद्देश्य उच्च शिक्षा के अलावा कुछ और हो, तो लड़की के 18 साल पूरे होने पर मान लीजिए 50% से अधिक राशि नहीं जारी की जाएगी। आप ये नियम बना देंगे। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आप कहेंगे कि अगर उस पैसे का इस्तेमाल बच्ची के हायर एजुकेशन पर अगर माता पिता नहीं खर्च कर रहे हैं, तो चूंकि योजना में पैसा देने की बात की गई है, लेकिन आप हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार सिर्फ 50% ही राशि देगी। अगर सरकार ने 1 लाख रुपए देने की बात कही है और बच्ची का हायर एजुकेशन में आप एडमिशन नहीं कराते हैं, तो हम सिर्फ 50% ही राशि जारी करेंगे। लेकिन उसके बाद 20% का बोनस दिया जाएगा यदि राशि 21 वर्ष या उससे अधिक की लड़की के लिए निकाली गई है और जिसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है। अगर उस लड़की ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और 21 साल या उसके बाद अगर राशि निकाली आती है, तो उसको 20% बोनस दिया जाएगा। उसके बाद लड़कियों के प्रति समुदाय की मानसिकता में बदलाव के लिए आप क्या करेंगे? आप एक माँ, पत्नी और बेटी के रूप में महिलाओं की भूमिका से परे जाकर महिला सशक्तिकरण के बारे में सार्वजनिक अभियान और एक नीति निर्माता के रूप में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या क्या करेंगे? पहला लिखेंगे, ये जो भी मैं बता रहा हूं ये सब कुछ अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और यही आपके उत्तर लिखने का पैटर्न होगा। मैं वो सारी चीजें ही मैंने स्क्रीन पर लिखा है जो अपनी कॉपी में आप एग्जाम में लिखेंगे। पहला क्या करेंगे? जिलों में विभिन्न मंचों, स्कूल, कॉलेज के कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम आदि पर बोलने के लिए महिला नेताओं को निमंत्रण देंगे। अगर महिला नेताएं आएंगी तो समाज में ये मैसेज जाएगा कि देखिए हमारी बेटी भी बड़ी होकर एक वीमेन लीडर बन सकती है समाज के लिए और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकती है। दूसरा क्या आप लिखेंगे? जिले में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं के लिए त्रैमासिक पुरस्कार शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बच्ची पढ़ाई में जिले में कोई स्थान लाती है और ये टॉप 10 में आती है किसी परीक्षा में, तो हम उन बच्चियों के लिए त्रैमासिक पुरस्कार की व्यवस्था करेंगे। लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर एक जिलाधिकारी के तौर पर मैं महत्व दूंगा। तीसरा क्या है? स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन को सुनिश्चित करेंगे। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, हर जगह देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का एनरोलमेंट हो, नामांकन हो। और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का गठन करेंगे। हम कहेंगे स्कूल से अनुरोध करेंगे, स्कूल के मैनेजमेंट से, कॉलेज के मैनेजमेंट से अनुरोध आप करेंगे। आप चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप अथॉरिटी हैं, वहां पर एक बड़े अधिकारी हैं, तो आपको पूरा आपका एक सम्मान भी है और आपको अधिकार भी है। आप जाके बात कर सकते हैं कि इनमें से जो बच्चियां आगे बढ़ेंगी उनके लिए कॉलेज छात्रवृत्ति का गठन करें। उसके बाद वहां चूंकि लोग महिलाओं या बच्चियों की विवाह के लिए बड़े ही संवेदनशील हैं, मतलब 18 साल या 20 साल होते ही वो माता पिता को चिंता सताने लगती कि शादी करो, जल्दी विवाह करो। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उनकी परंपरा से छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि कन्फ्लिक्ट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आप क्या करेंगे? सिलाई, गृह सज्जा, ब्यूटिशियन, इस तरह के लघु अवधि के पाठ्यक्रम शुरू करेंगे
ताकि लड़कियों का व्यावसायिक कौशल विकास हो और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो वो अपने परिवार के लिए और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। उसके बाद दहेज की मांग एक बड़ी समस्या के रूप में आई है। तो आप दहेज की मांग का निराकरण कैसे करेंगे? पहला क्या करेंगे, दहेज विरोधी कानून सख्ती से पालन करें हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि दहेज ऐसी समस्या है जिसको सिर्फ कठोर कानूनों के जरिए ही जिनको लागू किया जा सकता है। और जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे, दहेज लेना शर्म है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा में अध्याय में ऐसे लेखों का समावेश करेंगे। उसके बाद जो स्थानीय स्वयंसेवक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, अगर दहेज के मामलों का खुलासा करते हैं तो आप ऐसे स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करेंगे और साथ में उनका पहचान संरक्षण भी करेंगे, क्योंकि जो ऐसे जागरूक लोग होते हैं कई बार उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा होने लगता है। इन लोभी लोगों से, समाज के लोभी और असामाजिक तत्वों से इन जो स्वयंसेवक लोग हैं, जो ये बहादुर स्वयंसेवक लोग हैं, उनको दिक्कत होने लगती है। तो उनकी सुरक्षा को एक खतरा पैदा करने लगते हैं, क्योंकि समाज के अराजक तत्व हैं। जो दहेज की मांग करे उससे बड़ा अराजक तत्व कौन हो सकता है समाज में? तो बाद में उनको धमकी भी दे सकता है, उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के तरीके निकाल सकता है। तो हम ऐसे स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके पहचान का संरक्षण करेंगे। उसके बाद लैंगिक समानता पर जोर देंगे और सभी को शिक्षित करेंगे। ऐसा कर कर हम एक जिलाधिकारी के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे और निश्चित करेंगे कि सरकार की ये जो योजना है वो ठीक से लागू हो, जिसका उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो और समाज में महिलाओं के विकास को ज्यादा संवेदनशील तरीके से देखा जाए।